Assalamu alaikum students. Today we will discuss the problem of drug abuse from psychodynamic perspective. Among the psychodynamic factors, first we will discuss the role of unconscious in developing drug abuse problem. The unconscious mind holds forbidden desires, painful memories and unacceptable experiences that have been repressed or pushed out of consciousness. अब ये तो हम सबको पता है, from the beginning आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह एक माइंड का एक जो स्पेसिफिक पार्ट है जिसे हम अनकॉन्शियस या लाशऊर कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव उस अनकॉन्शियस में जितनी हमारी ख्वाहिशें होती हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं जो किसी एक इंसिडेंट के साथ, एक इवेंट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जो चाइल्डहुड इवेंट्स हमारे होते हैं, हमने एक जिंदगी गुजारी होती है और बचपन से हमारी एक मेमोरी है और हमारे अच्छे बुरे तजुर्बात हमें जिंदगी में होते रहते हैं। तो बाज़ औक़ात बहुत तकलीफदेह वाक़यात भी होते हैं, कुछ का लेवल जो है वो बहुत कम होता है, जैसे माइल्ड लेवल के भी होते हैं, मॉडरेट लेवल का भी प्रॉब्लम होता है और सीवियर लेवल का भी होता है। तो इस तरह के वाक़यात से एसोसिएटेड हमारी मेमोरीज होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, फिर हमारी कुछ ख्वाहिशात होती हैं जिन्हें हम वक्ती तौर पर दबा देते हैं, लेकिन चूंकि वो उनकी ग्रेटिफिकेशन नहीं हुई होती, वो ख्वाहिशात मुकम्मल नहीं हुई थी, हम जो चाह रहे होते हैं वो हासिल नहीं हुआ होता, तो वो एक तरीके से वो चीज दब जाती है, मंजर पर नहीं आती है, हम उसे दबाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि हम उस चीज को, ख्वाहिश को खत्म कर दें, भूल जाए, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो हमारे लाशऊर में जाकर स्टोर हो जाती हैं और जमा हो जाती हैं। और ऐसी बहुत से एक्सपीरियंसेस या ऐसी बहुत सी बातें, ऐसी यादें जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, वो भी हमारे लाशऊर में जाकर स्टोर हो जाती हैं। क्योंकि हमारा शऊर जो है वो कॉन्शियसनेस जो है वो इसको पीछे की तरफ धकेलता है, इसको दबाता है, क्योंकि अगर हम वो चीजें हमारे शऊर में आती हैं तो हमें बहुत तकलीफ देती हैं और उस तकलीफ से बचने के लिए वो हमारा कॉन्शियसनेस जो है उससे अनकॉन्शियस की तरफ धकेलता है। Although individuals are unaware of unconscious material, it possesses energy and seeks expression. अगरचे लोग जो हैं उन्हें नहीं पता होता, जैसे हम हैं, अगर हम अपने अनकॉन्शियस को देखें तो हम उससे अवेयर नहीं होता, हमें पता नहीं होता, उसमें जो भी मटेरियल है वो हमारे कॉन्शियस में, शऊर में नहीं होता, हम उससे लाइल्म होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो जो चीजें वहाँ स्टोर हैं, जो यादें हमारी स्टोर हैं, हमारी जो ख्वाहिशें वहाँ स्टोर हैं, या कोई अनएक्सेप्टेबल हमारा कोई एक्सपीरियंस है, कोई बैड एक्सपीरियंस है, कोई बड़ी पेनफुल मेमोरी है, वहाँ ये स्टोर है, तो उसमें इतनी एनर्जी जरूर होती है, उतनी उसमें ताकत जरूर होती है कि वो एक्सप्रेस हो सके, वो एक्सप्रेस होना चाहती है, वो चाहती है कि उसका इजहार होना जो है वो नागुज़ीर हो जाए। उसमें इतनी ताकत, इतनी एनर्जी होती है कि वो एक्सप्रेशन चाहती है किसी तरीके से, कि किसी भी तरीके से जो हम वहां पर मटेरियल जमा है, स्टोर है, उसका कोई ना कोई असर जो है वो नजर आता है। Thus, at times, unconscious material successfully penetrates the conscious mind. और इसीलिए लाशऊर का जो मटेरियल होता है वो एक कॉन्शियस माइंड तक जरूर वो उसकी वो रसाई होती है, उस पहुंचने की कोशिश कर, किसी न किसी तरीके से वो इंसान के कॉन्शियस को, उसके शऊर को मुतासिर जरूर करता है, उस तक जाने की कोशिश जरूर करता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी तो है ना। अगर आपके लाशऊर में कुछ आपकी कोई दबी ख्वाहिश है या कोई पुरानी यादें हैं तो आप उससे वक्ती तौर पर लाइल जरूर है, लेकिन वो आपको अंदर ही अंदर जो है वो आपके कॉन्शियस तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, और आप कहीं ना कहीं, जैसे फ्लैशबैक होता है ना कि कुछ चीजें आपको याद आती हैं, कुछ भूल जाती हैं, जैसे याददाश्त होती है कि कुछ चीजें हम फौरन, हमें इमेजेस हमारे जहन में भी आना शुरू हो जाते हैं, तो उनमें इतनी ताकत होती है, तो वो कॉन्शियस तक उसकी जो है ना वो रसाई हासिल करने की कोशिश जरूर करते हैं। Unconscious material also surfaces during fantasies, dreams and hypnosis. तो ये जो unconscious का material है वो किस तरह उस सरफेस पर आता है, जाहिर होना शुरू होता है, इंसान जो फैंटेसाइज करना शुरू हो जाता है। जैसे कुछ लोगों में जो है वो इनकी इमेजिनेशन पावर भी इतनी ज्यादा होती है कि वो चीजों को तसव्वुर करते हैं, तख्लीक करते हैं, जहन में सोचते रहते हैं, वो ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, या ड्रीम्स के जरिए के जो उनको रात को सोते हुए ख्वाब नजर आता है, दिन में भी जब आप सो रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात दिन में भी कोई ख्वाब दिखाई देता है, तो वो अनकॉन्शियस बेसिकली मटेरियल होता है अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव, के वो जो हमारे लाशऊर में जो चीजें स्टोर हैं वो फैंटेसी के जरिए या ख्वाब के जरिए वो मंजर पर आती हैं, या फिर हिप्नोसिस की टेक्निक जो है, जो ट्रीटमेंट के तौर पर भी यूज हो जाती है, साइकोथेरेपी में बाकायदा एक ट्रीटमेंट के तौर पर, एक इलाज के तौर पर ये टेक्निक यूज होती है। तो उसमें भी हिप्नोसिस की हिप्नोथेरेपी है, या हिप्नोसिस में भी पर्सन जो है उसके लाशऊर में जो मटेरियल होता है वो सरफेस पर थेरेपिस्ट जो है, साइकोथेरेपिस्ट जो है उसको सरफेस पे लाने की कोशिश करता है।
In each case, ego controls are lowered, allowing the unconscious to appear. तो जब ये जो भी सूरत हाल है, चाहे वो पर्सन जो है फैंटेसाइज कर रहा है, कोई ख्वाब देख रहा है, या हिप्नोसिस के दौरान भी जो ईगो का एक कंट्रोल होता है उन चीजों पर, वो स्लो हो जाता है। आप समझ लें कि उसकी एक्टिविटी जो है वो उसका लेवल कम हो जाता है, इसीलिए वो मटेरियल जो है वो कॉन्शियस में आना शुरू हो जाता है। Psychoanalysts believe as long as unconscious material is repressed and not integrated into the ego, presumably through psychoanalysis, maladaptive behavior addiction will be maintained. अब साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव को अगर हम देखें तो जो साइकोएनालिस्ट हैं जो बाकायदा इस मॉडल को यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए भी, तो वो भी ये कहते हैं कि अगर अनकॉन्शियस मटेरियल जो है वो रिप्रेस्ड अगर रहता है और वो ईगो के साथ जो है वो इंटीग्रेट नहीं करता, जैसे अक्सर साइकोएनालिसिस है वो एक थेरेपी है, तो उस दौरान ये होता है कि वो मटेरियल अनकॉन्शियस मटेरियल जो है उसको सरफेस पे लाने की कोशिश की जाती है, कॉन्शियस में लाने की कोशिश की जाती है, ताकि पर्सन जो है वो उसको रिजॉल्व करने के काबिल हो सके। क्योंकि जब तक अनकॉन्शियस मटेरियल रहता है अनरिजॉल्व रहता है, मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। लेकिन जब कॉन्शियस में वो चीजें आना शुरू होती हैं तो पर्सन के अंदर ये एबिलिटी डेवलप होती है कि वो उनको अंडरस्टैंड करता है, उनको समझता है, उसकी हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है, और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हुए वो फिर अपना सेल्फ एनालिसिस भी उसके लिए आसान हो जाता है, उसको समझ आने लगती है कि उसके साथ ये प्रॉब्लम जो है वो क्यों हो रहे हैं। तो अगर तक ये चीज नहीं होगी तो फिर जो मालएडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एडिक्शन भी है कि जो नेगेटिव या डिसफंक्शनल एटीट्यूड होते हैं लोगों के, बिहेवियर्स हैं या कोई प्रॉब्लम है उसके साथ, तो वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। और अगर वो ऑलरेडी डेवलप है तो वो मेंटेन रहती है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं आती है। कि अगर एक शख्स ड्रग ले रहा है और उसमें उसके साइकोडायनेमिक फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसका वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा, जूं का त्यों रहेगा, क्योंकि साइकोएनालिसिस के थ्रू उसके जो है वो अनकॉन्शियस मटेरियल जो है वो उस तरह सरफेस पे नहीं आया है, उसके कॉन्शियस में नहीं आया, उसने उसको रिजॉल्व नहीं करने की कोशिश नहीं की, वो अभी तक रिप्रेस्ड ही है। Abuse as a fact defense, substance abuse itself is a defense mechanism. तो substance abuse का जो ये प्रॉब्लम है इसको as a defense mechanism भी किया जा सकता है। Defense mechanism basically क्या होता है कि ये किसी स्ट्रेटेजी है जो ईगो यूज करता है जब उसे एक थ्रेट फील होता है किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। Addicts abuse alcohol or a drug to protect themselves from overwhelming anxiety, depression, boredom, guilt, shame and other negative emotions. अब होता क्या है कि चूंकि उसके अनकॉन्शियस में पेनफुल मेमोरीज हैं, उसकी हिडन डिजायर्स हैं और उसके वो कोई चीज उसको अनएक्सेप्टेबल है, फीलिंग्स इमोशंस वो उसमें स्टोर है। अब वो उस प्रॉब्लम तो उसके लिए कर रहा है ना, अब उसकी वो चूंकि वो रिप्रेस मटेरियल है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वो उससे अनअवेयर है, लेकिन वो उसका एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि इसमें एनर्जी होती है इस मटेरियल में, तो एक्सप्रेशन चाहता है। अब उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा? अगर सही तरीके से नहीं होगा, पॉजिटिव वे में नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव वे में ही चीजें जो है सामने आएंगी। जब वो नेगेटिव वे में उसका एक्सप्रेशन होता है तो किस तरह होगा? डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सन जो है वो उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है और बहुत सारे नेगेटिव उसमें इमोशंस हैं। अब वो उन चीजों को ओवरकम करने के लिए, उनसे डील करने के लिए ड्रग एडिक्ट जो है वो अल्कोहल को या और कोई ड्रग है उसको लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि ड्रग लेने के बाद वो इन प्रॉब्लम्स से उसको निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। तो एक तरीके से वो अब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है और इसको एज ए डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर यूज करता है। कंपल्सिव ड्रग यूज इज एन अटेम्प्ट एट सेल्फ ट्रीटमेंट। अब बार बार जो वो ड्रग लेता है, कंपल्सिव यही एक्ट होता है ना कि रिपीटिशन ऑफ स्पेसिफिक एक्शन के आप बार बार उसको करते हैं। तो अब वो ड्रग को एक दफा ले रहा है, दूसरी दफा ले रहा है, बार बार कर रहा है, तो उसको एज ए सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ही उसको जो है वो कर रहा है, आप उसको सेल्फ ट्रीटमेंट कंसीडर कर सकते हैं। दैट इज इट रिप्रेजेंट एन अटेम्प्ट एट सेल्फ मेडिकेशन, अ वे टू रिलीव साइकिक पेन। अब उसको लगता है कि ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम जो है वो है तो डेंजरस लाइफ के लिए, इसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, आपको इफेक्ट्स नजर आएंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े जो है वो डेंजरस होते हैं पर्सन के लिए भी, उससे एसोसिएटेड लोगों के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। तो वो उसकी जो कोशिश होती है ना वो बेसिकली सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर। अब सेल्फ मेडिकेशन उसके लिए क्यों होगी? कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड तो नहीं कर रहा कि इसके नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है बड़े खराब है, उसको पता भी बाज़ औक़ात
होता है, इसके बावजूद वो उसको यूज कर रहा होता है, तो वो उसको एक मेडिकेशन ही समझता, सेल्फ मेडिकेशन ही उसको समझता है, क्योंकि उसको लगता है कि जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है, जिस साइकिक पेन से वो गुजर रहा है, उससे तो उसको छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए वो इसको बार बार जो है वो लेता है। अब ऐसे कौन से डिफेंस मैकेनिज्म हैं जिनका कनेक्शन जो है वो ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम के साथ नजर आता है? कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म है कि जिनका रिकवरी की स्टेज पर भी ये पर्सन रिकवरी के फेज से गुजर रहा होता है, ट्रीटमेंट के फेज से गुजर रहा होता है, तो वहां भी उन डिफेंस मैकेनिज्म का किसी न किसी एंगल से एक रोल नजर आता है। इसमें नंबर 1 है कंपनसेशन, मेकिंग अप फॉर द डेप्रिवेशन ऑफ एब्स्टिनेंस बाय ओवर इंडल्जिंग इन अनदर प्लेजर। अब होता है कि जब इंसान किसी चीज से महरूम होता है, उसे वो चीज चाहिए होती है, जब उससे दूर रहना पड़ता है तो उससे उसके अंदर एक एहसास महरूमी डेवलप होता है। अब वो फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन से फेस करने के लिए, उसको कम करने के लिए वो पर्सन जो है वो अपनी जो चीज उसे पसंद है उससे तो वो दूर है, लेकिन वो किसी और ऐसी प्लेजरेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है कि जिससे उसकी एहसास महरूमी या उसकी फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन को कंट्रोल करने में, इसको हैंडल करने में उसके लिए आसानी हो, और यहाँ उसकी जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो हद से ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट बिकम कंपल्सिव अबाउट गैम्बलिंग, वर्क, ईटिंग एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक ड्रग एडिक्ट है, वो रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट है, वो ड्रग छोड़ चुका है या उससे फर्दर दूर रहना चाहता है या वो ट्रीटमेंट से गुजर रहा है, तो वो कोई और कंपल्सिव ऐसा एक्ट है जिसको वो करेगा, जैसे गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, ताकि उसके ड्रग ना लेने की वजह से उसको अंदर जो एक कमी महसूस हो रही है, जो इतने अरसे से वो यूज्ड टू था, उससे बचने के लिए अब वो गैम्बलिंग में बार बार अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर रहा है। कोई एक काम है स्पेसिफिक, उसको बार बार कर रहा है, या ईटिंग, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर वो कंपल्सिव उसका एक्ट नजर आएगा कि जिसे उसको बार बार करेगा। नंबर 2 है डिनायल, इनएबिलिटी टू परसीव एन अनएक्सेप्टेबल रियलिटी। डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म जो लोग यूज करते हैं वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, कि जो हकीकत होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब यही एक चीज जो है, अगर फर्ज करें कि अगर एक ड्रग एडिक्ट है वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उसको परसीव नहीं कर रहा है, उसको समझ ही नहीं पा रहा है और उससे डिनाय कर रहा है, तो इस तरह उसको ड्रग अब्यूज की तरफ अगर वो नहीं है तो इसके चांसेस हैं कि वो लेगा, और अगर वो ले रहा है तो उसको उसे छोड़ने में, उससे इसके ट्रीटमेंट में भी ये चीज जो है वो बहुत बड़ा हर्डल होगी कि अगर वो उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं है या उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो चीजों को हकीकत के अंदाज में जो है उसको कबूल करे या उसको एक्सेप्ट करे या एटलीस्ट उसको परसीव करे, समझे तो सही। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है, ये इसका एक बड़ा रोल आपको ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम में नजर आएगा। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टिंग पेंट अप फीलिंग्स ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड ऑब्जेक्ट लेस डेंजरस देन दोज दैट इनिशियली अराउज द एंगर। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो डेंजरस ज्यादा नजर आता है, परसीव होता है कि ये ज्यादा खतरनाक है, और दूसरों से कम नजर आता है, तो इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को उसके ऊपर एक्सप्रेस कर देता है। कि सपोज अगर एक पर्सन है, वो आपको लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को उसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप अपना गुस्सा उसके सामने नहीं निकाल सकते, तो फिर जो ऐसा पर्सन होगा जो आपको थोड़ा सबमिसिव नजर आएगा या आपको थोड़ा लगेगा कि नहीं ये पर इसके सामने गुस्सा निकालना आसान है, इस पर जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देना आसान है, तो फिर आप उस पर्सन को जो है वो एक आप समझ लें कि आप उसके ऊपर सारा गुस्सा निकालेंगे और उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जो कम डेंजरस है के ऊपर कर दें। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि मदर्स हैं, तो अगर फैमिली में कोई और बड़ा जो है उनकी तरफ वो अपना गुस्सा नहीं निकालती, तो वो फिर अब जाकर गुस्सा जो है अपने बच्चों पर निकालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एडिक्ट इन ट्रीटमेंट कम्स होम फ्रॉम अ ग्रुप काउंसलिंग सेशन एंड स्क्रीम्स एट हिज वाइफ। तो अब अगर ड्रग एडिक्ट है, सपोज कि अगर वो ट्रीटमेंट सेंटर से अपने घर आता है, काउंसलिंग सेशन करा के आया या वहाँ कोई ग्रुप उनकी मीटिंग हुई है, तो वहाँ पे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ट्रीटमेंट सेंटर में, तो वो वहाँ से आया है और आकर अपनी बीवी पर चिल्ला रहा है, क्योंकि वो उसके साथ हुआ क्या है कि इन ग्रुप ही हैड रिसीव्ड फीडबैक फ्रॉम द फैसिलिटेटर इंडिकेटिंग दैट ही वाज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। क्योंकि वहां पर ये हुआ कि जो फैसिलिटेटर था, ग्रुप फैसिलिटेटर, उसने कहा कि भाई आप सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उसको वो चीज नेगेटिव फील हुई है। लेकिन अब फैसिलिटेटर की तरफ तो उसका गुस्सा नहीं निकल रहा, उसके फीलिंग्स नहीं वो एक्सप्रेस कर पा रहा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहां उसको लगा था कि मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने घर आकर अपनी वाइफ के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाला, या अपनी वाइफ की तरफ उसका बिहेवियर जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि उसको लगा है कि वाइफ जो है वो लेस डेंजरस है या उसके
फिजिकली थ्रेट वहां पर कम है और ट्रीटमेंट सेंटर में फैसिलिटेटर के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना जो है वो उसका ज्यादा उसके लिए एक थ्रेटनिंग है। फिर है फैंटेसी, gaining gratification from the loss of intoxicants by imagining the euphoria and fun of one past drug abuse। अब इंसान जो है वो फैंटेसी में, ख्यालों की दुनिया में होता है और वो रियलिटी नहीं होती है, वो हकीकत नहीं होती है। वो पर्सन जो भी सोच रहा है, जो भी इमेजिन कर रहा है, या अगर उसने पूरी कहानी भी दिमाग में तख्लीक कर रखी है तो वो फैंटेसी ही है, वो रियलिटी नहीं है। तो अब पर्सन क्या करता है कि वो फैंटेसी में रहकर उस चीज को इमेजिन करता है और अपने मूड को खुशगवार करता है और वो उससे मजा लेने की कोशिश करता है। जैसे आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बात वो किसी से नहीं कर सकते हैं वो खुद से करते हैं, या वो अपने ख्यालों में उसको जो है वो ले करके उसको करते हैं कि बात कर रहे हैं कि जो वो कहना चाहते हैं दुनिया को, और कोई नहीं लग रहा है कि सामने वाला उनकी बात नहीं सुनेगा, तो वो फैंटेसाइज करके अपना जो है वो कैथारसिस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल इन रिहैबिलिटेशन अ ग्रुप ऑफ एडिक्ट्स एक्सपीरियंस क्रेविंग एज दे रिकॉल अबाउट द गुड ओल्ड टाइम्स। तो अब अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर में है और वहाँ पे ट्रीटमेंट है तो जाहिर है वहाँ पर ऐसे ही रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट्स होंगे कि जो एटलीस्ट डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरकर रिहैबिलिटेशन फेज में चले जाते हैं, ड्रग नहीं ले रहे होते हैं लेकिन अभी वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनकी काउंसलिंग होती है, उन्हें डिफरेंट स्किल सिखाई जाती हैं ताकि वो उस ड्रग से जो है वो ज्यादा अरसे तक दूर रह सकें। तो अब होगा क्या कि वो ग्रुप जो है वो उनको क्रेविंग हो रही है और वो क्या कर रहे हैं कि वो पुराना जो वक्त था उसको याद करके रिकॉल करके कर रहे हैं, उनके अंदर ये उसको फैंटेसाइज कर रहे हैं कि हमारे ये पुराना है। तो वो उस एक्सपीरियंस के जरिए उस चीज को रिकॉल करके उस पर बात करके और उसको फैंटेसाइज करके जो है वो उन चीजों को महसूस कर रहे हैं, उसके मजे को महसूस कर रहे हैं, उसके एक प्लेजर जो उनको उस वक्त मिलता था अपने उससे महसूस कर रहे हैं। और यूफोरिया जिसका बाद एक मूड उनका जो है वो एक है, उसको इमेजिन करके या उसको फैंटेसाइज करके उस टाइम को या उसको रिकॉल करके उन्हें एक मजा आ रहा है, प्लेजर फील हो रहा है। Number 5, isolation, withdrawing into passive state in order to avoid further। अब isolation में पर्सन जो है वो पैसिव स्टेट में, जैसे वो एक्टिव स्टेट में नहीं है कि जैसे वो चीजों से दूर हो गया है, हट गया है, आप समझे कि एक तरीके से वो अलग हो गया है उस सिचुएशन से, उस मामले से। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो और ज्यादा उस सिचुएशन में रहेगा, उस पर्सन के करीब रहेगा, उस ऑब्जेक्ट के करीब रहेगा तो उससे मजीद तकलीफ होगी। उस तकलीफ से बचने के लिए वो जरा आइसोलेशन की तरफ चला जाता है। एक पैसिव उसका जो है वो एक रोल होगा, वो पैसिव होगा, एक्टिव नहीं होगा। For example, a depressed alcoholic in early recovery refuses to share her problem। जैसे अगर कोई अल्कोहलिक है और उसने उसको छोड़ा है, अल्कोहल को छोड़ दिया है ट्रीटमेंट की वजह से, अभी वो रिकवरी फेज से गुजर रहा है। जैसे रिकवरी के भी डिफरेंट स्टेजेस होती है ना, अर्ली स्टेज है, फिर मिडिल स्टेज आएगी और फिर ऐसा टाइम आएगा कि एक पर्सन जो है वो कम्प्लीटली उस चीज से दूर हो चुका होगा और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो फर्दर स्किल्स जो है अपनी डेवलप करके उस प्रॉब्लम से फाइट करता रहता है। तो अब अगर उस अर्ली रिकवरी फेज में है और डिप्रेस है तो वो फिर कोशिश करेगा मैं किसी से बात ना करूं, थोड़ा सा अवॉइड करेगा लोगों से, आइसोलेट होगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर उसने अभी फर्दर बात की इस मौजू पर तो उसको उससे तकलीफ होगी। क्योंकि ये देखें कि ड्रग को छोड़ना जो है वो किसी भी पर्सन के लिए आसान नहीं होता, ये बहुत एक आप समझो बड़ा मुश्किल टास्क है, मुश्किल तरीन टास्क है। और जो लोग ड्रग्स को छोड़ते हैं और फिर अपनी सोबरिटी को और मेंटेन रखते हैं, रिकवरी को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, तो ये बड़ी लाइफ टाइम स्ट्रगल है और इसके लिए उन्हें बहुत कोशिश करना होती है। तो ये इस डिफरेंट फेजेस से गुजरता है एक पर्सन, उसके फिजिकल के साथ प्रॉब्लम्स भी होते हैं और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को भी उसने फेस करना होता है। तो फिर उसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म इस तरह का भी देखा जा सकता है कि कोई जो है वो अगर उस डिप्रेशन की उसके अंदर थोड़ी कैफियत है क्योंकि अभी वो अर्ली रिकवरी फेज में है, तो वो अपने प्रॉब्लम्स पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करेगा। Then projection, assuming that other think badly of one even though they have never communicated this in any way।
प्रोजेक्शन का डिफेंस मैकेनिज्म अगर आप देखें तो वो बेसिकली यही है कि इंसान के जो अपने अंदर जो उसके अपनी एक्चुअल जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं या उसकी थॉट्स होती हैं, जो कुछ वो महसूस कर रहा है उसको दूसरे पे प्रोजेक्ट कर देता है और उसको बड़े नेगेटिव वे में करता है कि जो वो महसूस कर रहा है वो दूसरों पे बात रख के करता है कि सामने वाला ऐसे कर रहा है, सामने वाला जो है वो इस तरह का इंसान है, बुरा है, ये जो भी है, लेकिन वो एक्चुअली उसकी अपनी हिडन फीलिंग्स होती हैं जो उसे अनएक्सेप्टेबल होती हैं। तो प्रोजेक्शन के डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए पर्सन जो है वो अपनी चीजों को दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करके जो है वो अपने आप को उस पेन से छुटकारा दिलाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एडिक्ट अनएक्सपेक्टेडली ब्लर्ट्स आउट टू अ काउंसलर, आई नो यू थिंक आई एम वर्थलेस। तो जैसे अगर उस ट्रीटमेंट के दौरान भी ड्रग एडिक्ट जो है वो काउंसलर के ऊपर ही वो कर दे कि हाँ आप, मुझे पता है कि आपको लगता है कि मैं जो है ना कुछ नहीं हूँ या मैं बेकार हूँ, या जो वर्थलेस का तभी कि इंसान अपने आप को वैल्यू नहीं करता है और वो अपने आप को अहमियत नहीं देता है, मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं है। और चूंकि वो एडिक्ट जो है वो खुद अपने आप बारे में सोच रहा है कि आई एम वर्थलेस, आई एम नथिंग, तो उसे लग रहा है कि काउंसलर जो है वो उसके बारे में ऐसा सोचता है, उसको बेकार समझता है और इनवैल्यूएबल समझता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई कदर नहीं है। फिर एक और डिफेंस मैकेनिज्म है रैशनलाइजेशन, टेम्पटिंग टू जस्टिफाई वन मिस्टेक और मिसडीड्स बाय प्रेजेंटिंग रैशनल्स एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द मिसकंडक्ट। अब रैशनलाइजेशन में ये होता है कि इंसान जो एक्सक्यूजेस देता है, जो भी उसने गलत किया होता है, कोई मिस्टेक है, कोई ब्लंडर है या कुछ भी है, या उसको कोई और उसके काम जो है वो वक्त में नहीं कर सका या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो वो उसका कोई पैटर्न भी हो सकता है, कोई एटीट्यूड भी हो सकता है, तो वो उस हवाले से एक्सक्यूजेस देगा, उसको जस्टिफाई करेगा, बार बार फ्रीक्वेंटली जस्टिफाई करेगा कि उसने क्यों किया, किस लिए किया, किस तरह किया। फॉर एग्जाम्पल, एन एडिक्ट रिपोर्ट्स दैट ही मिस्ड अ 12-step मीटिंग बिकॉज ही हैड टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल फ्रॉम हिज अटॉर्नी। अब ड्रग एडिक्ट्स हैं कि जैसे ट्रीटमेंट फेज के दौरान उन्हें उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं जिसमें 12 स्टेप भी उन्हें बताए जाते हैं जो उनकी रिकवरी में बहुत रोल प्ले करते हैं, तो वो उनके लिए बड़ी जरूरी होती है मीटिंग्स को अटेंड करना। तो अब अगर एक ड्रग एडिक्ट नहीं आ रहा उसमें, तो वो फिर कोई ना कोई एक्सक्यूज देगा, बोलेगा कि जी मेरे तो एक इम्पोर्टेंट कॉल आई थी और इस वजह से मैं जो हूँ वो मीटिंग में नहीं आ सका। तो वो कोई अब नहीं आएगा, अब वो आना नहीं चाह रहा, लेकिन अब वो जस्टिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है और उसे लग रहा है कि इस तरीके से उसकी पोजीशन जो है वो क्लियर हो गई है। Regression, retreating at an early developmental level involving less mature response। अब होता क्या है कि इंसान जो है रिग्रेशन में बेसिकली इस तरह के उसके पैटर्न्स आपको नजर आएंगे, बिहेवियर पैटर्न्स नजर आएंगे, या उसका तरीका या उसके एक्शंस इस तरह होंगे जो इमेच्योर होंगे, मेच्योर नहीं होंगे, कि उस तरह नहीं होंगे जिस एज में वो है उस एज में आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि पर्सन जो है उसके एक्शंस इस तरह के होंगे या उसके बिलीव्स इस तरह के होंगे या वो इस तरह की बातें करेगा। वो बिल्कुल अर्ली डेवलपमेंटल फेज में जो चीजें होती हैं ना, जिस तरह के एक चाइल्डहुड में जो इसके एक्शंस हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो बिलीव्स हैं या जिस तरह की बात है, वही चीज उसकी आपको लेटर लाइफ में नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इन अ थेरेप्यूटिक कम्युनिटी एन एडल्ट रेजिडेंट ब्लो अप्स एंड मेक अ ह्यूज सेंस व्हेन शी लर्न्स दैट आइस टी इज नॉट अवेलेबल फॉर लंच दैट डे। अब जैसे थेरेप्यूटिक कम्युनिटी है तो वहां पे जो एडल्ट है वो क्या करेगा, वो एकदम से किसी भड़क उठे जब उसको पता चले कि आइस टी जो है वो लंच में आज के दिन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो एकदम भड़क उठे और एकदम एक सीन क्रिएट हो जाता है कि आप तवक्को नहीं कर रहे होते कि एक पर्सन इतनी सी बात पर जो है वो एकदम से ऐसा एटीट्यूड दिखाएगा, कैसे एक इमेच्योर रिस्पॉन्स देगा। तो इस तरह की चीजें भी बाज़ औक़ात लोग करते हैं जो रिग्रेशन का डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। इसके बाद है अनडूइंग, अटॉर्निंग फॉर और मेकिंग अप फॉर एन अनएक्सेप्टेबल एक्ट। अब इस डिफेंस मैकेनिज्म में होता है कि पर्सन अगर एक चीज एक्शन मतलब उसका सामने आता है, कोई काम वो कर लेता है, तो फिर वो एकदम उसको ना मेक करने के लिए या आप समझ लें कि उसका एक कफारा अदा करने के लिए या उसको सही करने के लिए वो एक नया एक्शन आपके सामने आएगा, एक नई चीज वो करेगा, वो इसलिए ताकि जो चीज जो उसने पहले किया है उसको किसी न किसी तरीके से कंपनसेट कर सके, या उसका एक तरीके से आप समझ लें कि एक काम किया है अब उसका बदले में दूसरा काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एन अल्कोहलिक गोज टू अ बार आफ्टर वर्क एंड गेट्स स्मैश्ड, ही डजंट गेट होम until 4 PM. His wife is furious. The next day he brings her flowers and cooks dinner. तो अब अगर एक पर्सन जो है वो घर टाइम पर नहीं पहुंचता है, एक अल्कोहलिक अगर नहीं पहुंच पाया है और उसकी वाइफ
वाइफ जो है वो गुस्से में है बहुत ज्यादा, तो फिर वो नेक्स्ट डे क्या करेगा, उसके लिए फ्लावर लेकर जाएगा, ये खाना बनाएगा। उसको लगेगा कि ये जो चीज मैंने की है चूंकि ये अनएक्सेप्टेबल थी, तो इस वजह से मैं ये नहीं एक पॉजिटिव काम करके जो है मैं उसको कंपनसेट कर सकता हूँ, उसको सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जिनका आपको एक रोल किसी ना किसी तरीके से नजर आ सकता है ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम में। ये जब ड्रग एडिक्ट जो है वो जब ड्रग ले रहा होता है तो उस दौरान भी आपको इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक पर्सन में, और रिकवरी के फेज में भी और ट्रीटमेंट के फेज के दौरान भी डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ड्रग एडिक्ट यूज कर सकता है। तो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो रिलेट करते हैं ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम के साथ, और उसकी ट्रीटमेंट में भी और उसके जो है रिकवरी प्रोसेस में भी उसकी जो है वो आपको एक लिंक जो है वो आपको नजर आएगा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe to our channel and make sure to press the bell icon to get a notification when I uploaded a new video.